मैं हूं आरती, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी एक तरीके से कौतूहल मचा हुआ है। आप लगातार न्यूज़ में पढ़ रहे हो कि इजराइल ने जो है इस पर हमला कर दिया। तो इजराइल जो है लगातार काफ़ी समय से सीरिया पर हमला कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, सीरिया के जो कर्ता धर्ता थे वहाँ पर बशर अल असद जो है वो देश छोड़कर चले गए। अब वहाँ पर सत्ता कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, इसको लेकर के अभी जो है कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है। और लगातार जो है इजराइल हमला कर रहा है। गोलन हाइट्स के बारे में सुना होगा। गोलन हाइट जो है सीरिया और इजराइल के बीच का एरिया है, ठीक है, जहाँ पर जो है एक तरीके से आधे से अधिक में जो है इजराइल ने ही कब्जा कर रखा है। वहाँ पर जो पूरी बस्तियाँ वगैरह बसा रखी। तो गोलन हाइट से भी आगे बढ़कर जो है इजराइल सीरिया की तरफ जा रहा है। सीरिया ऊपर है, इजराइल नीचे है। अगर आप मैप देखेंगे तो सीरिया की तरफ जा रहा है। तो वैश्विक स्तर पर इस बात की निंदा की जा रही है कि पहली बात तो आप हमला कर क्यों रहे हो, दूसरा आप गोलन हाइट से आगे किसी देश की सीमा को पार करके जो है बफर जोन जो है वहाँ पर जो है सैन्य एक तरीके से अड्डा स्थापित कर लिया है। तो इस पर जो है इजराइल का क्या कहना है कि वो ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहा है, साथ में जो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वैश्विक स्तर पर, या जो भी चीज़ें हैं कि ये सिचुएशन जो है आज यहाँ पर ऐसी कैसे पहुँची। तो हम सबको यहाँ पे वन बाय वन अच्छे समझेंगे। तो इजराइल का सीरिया पर जो है हमला, लगातार हमला चल रहा है, लगातार जो है हमला किया जा रहा है इजराइल यहाँ पर। तो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बशर अल असद जो वहाँ पे सत्ता में थे चले गए हैं के शासन के अंत के बाद इजराइल ने सीरियाई इलाकों में अब तक 310 हवाई हमले किए हैं। और इस पर इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि सीरिया के पास जो है कुछ परमाणु हथियार हैं। अब जो है बशर अल असद जो इससे पहले जो सीरिया के शासक थे या जो भी करता धरता थे, उसके बारे में तो इजराइल को पता था कि उसकी क्या मानसिकता है या फिर नीतियाँ क्या हैं। लेकिन कोई नया व्यक्ति अगर आता है और उसके हाथों में ये हथियार जाएंगे तो बड़ा एक तरीके से नुकसान हो सकता है, क्योंकि कल को इजराइल पर हमला कर सकते हैं वो व्यक्ति, या फिर जो परमाणु हथियार किसी गलत के हाथों में चले गए तो भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो बस हम जो है उन हथियारों की जानकारी या जो भी हथियार वहाँ पर है उसको हम जो है पकड़ने के लिए या ढूंढने के लिए यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो है कई लोगों ने ये बोला है कि अगर ऐसा है तो आप जो है चुनिंदा जगहों पर ही हमले करिए, लेकिन आपने कई ऐसी जगहों पर भी स्ट्राइक की है जहां पर जो है किसी भी इस तरीके के एक तरीके से हथियारों की होने की संभावना नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर जो है इजराइल से पूछे जा रहे हैं। साथ में हमें समझने की भी ज़रूरत है कि ऐसा जो है इजराइल क्यों कर रहा है। बात कर प्रमुख बिंदुओं की, तो सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद दूसरे देशों के हमले तेज हो गए हैं। अब जब पता होता है कि भाई इस घर पे अब कोई नहीं रह रहा है तो सारे पड़ोसियों की ये कोशिश होती है कि ये हमारा हो जाए। इजराइल, अमेरिका और तुर्की ने सीरिया में प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए ऑलरेडी। आईएसआईएस द्वारा सीरिया की सरकारी सेना के हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, जो भी सैन्य ठिकाने वो उनको तबाह किया जा रहा है। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका ने मध्य और तुर्की ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है। देखिए यहाँ पर देखो, इजराइल यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखेंगे सीरिया है तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लेबनान आपको देखने को मिल जाएगा। तो इजराइल ने जो है सीरिया के दक्षिणी, यहाँ पर जो है गोलन हाइट्स पड़ता है, दक्षिणी इलाके पर, अमेरिका जो है मध्य इलाके पर, और जो तुर्की ने जो है उत्तरी इलाके पर, जो जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे हमला कर रहा है ताकि जो है जिस एरिया पे कब्जा हो सके वो करने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर इजराइल का सीरिया का इतिहास का ये सबसे बड़ा हमला है। अभी तक जो है बहुत बार इनके बीच जो है लड़ाई झगड़ा या मारपीट, लड़ाई झगड़ा मतलब जो है एक दूसरे पर जो है बमबारी करना या मिसाइल्स वगैरह छोड़ना, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पूर्व इजराइल ने गाज़ा और लेबनान पर भी हमला किया है। गाज़ा और लेबनान वाला जो मामला है लगातार हम महीनों से सुन रहे हैं। अब वहाँ पे जो है शांति समझौता हो गया है फिलहाल। तो फिर क्या, बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। असद को ईरान और रूस के साथ लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से भी मदद मिली थी। ऐसा माना है कि वहाँ से बाहर निकलने में बहुत सारे संगठनों ने जो है इनकी मदद की है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश विद्रोही
गठबंधन के प्रमुख समूह हयात तहरीर अल शाम को आतंकवादी संगठन मानते हैं। जो संगठन वहाँ पे जो सीरिया में है उसको बोले कि ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए जो है कल को परमाणु हथियार इस आतंकवादी संगठन के हाथों में ना आ जाए, इसलिए जो है हम हमला कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि हमला यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। इजराइल पड़ोसी देश है, जितना हो सकेगा वो उसकी ज़मीन को जो है एक तरीके से हथियाना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा मान्यता है। ऐसी मान्यता बहुत सारी संस्थानों की है जिन्होंने बोला है कि इजराइल की मानसिकता यही है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं चाहता हूं कि कल को ऐसा कोई मामला ना हो जाए जिससे बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हो, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कैसे बदलते गए सीरिया के हालात, तो आज ऐसी सिचुएशन है कि अलग अलग चाहे यूएसए अमेरिका हो, तुर्की हो, जो इजराइल हो, अलग अलग पोर्शंस पे वहाँ पे जो है जो तरीके से हमले कर रहे हैं और वहाँ पर देश को संभालने के लिए कोई नहीं। तो ऐसे हालात आए कहाँ से, हालात कैसे पहुँचे। 2011 में लोगों ने असद की सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया था, लेकिन सरकार ने क्या किया था, क्रूर तरीके से दबाने की कोशिश की और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर गृह युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि 2013 में घोउटा जो भी जो राजधानी है, यहाँ पर राजधानी है सीरिया की दमिश्क, तो दमिश्क जो राजधानी है सीरिया की, वहाँ पे घोउटा एक जगह है। 2013 में इसी सरकार के रहते हुए इन्हीं के करता मतलब इन्हीं के कहने पर वहाँ पर जो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लगभग हजारों लोग वहाँ पर मारे गए। तो सरकार अपने पद पर रहना चाहती थी, लोग जो है विद्रोह कर रहे थे, तो इसके चलते जो है यहाँ पर चीजें हुई थी। अपने शुरुआती वर्षों में इस्लामी चरमपंथियों और उदारवादी समूहों सहित विद्रोहियों ने देश के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 तक उन्होंने उत्तर पश्चिम और दमिश्क जो राजधानी है इजराइल के साथ दक्षिण पूर्वी सीमा और उत्तर पूर्व में फरात और अल हसाका प्रांतों के कुछ हिस्सों में जो है गढ़ बनाए गए। 2014 में जो है इस्लामिक स्टेट के उदय और असद के लिए रूस के सैन्य समर्थन ने स्थिति बदली। ये सारा इतिहास रहा है कि कैसे कैसे वहां पर चीजें खराब हुई। अब लोग फिर बोलते हैं कि इस्लाम, ये तो कोई इस्लाम धर्म अच्छा है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस हमें जो है इस्लामिक कंट्रीज में ही क्यों देखने को मिल रही हैं। इतनी ज़्यादा अव्यवस्था, इतनी ज़्यादा हिंसा, एक दूसरे पर बिल्कुल एकदम से मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं, बम्बारमेंट की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। ये पूरा जो एरिया है वो अभी भी डिस्टर्ब है, वो बहुत सालों से डिस्टर्ब चल रहा है। इस्लामिक स्टेट ने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, उत्तर पूर्वी सीरिया में किया और रूस ने हवाई हमले कर विद्रोही समूहों को पीछे हटाने का पूरा प्रयास किया। तो ये पूरा जो है घटनाक्रम रहा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सीरिया को संभालने के लिए या वहां पे सत्ता कौन संभालेगा, इसके लिए वहां पर कोई भी नहीं है। रूस के जो है यूक्रेन, अब पता है रूस और यूक्रेन आपस में वैसे भी लड़ रहे थे। यूक्रेन जो रूस पे हमला करा था, रूस यूक्रेन पर, और यूक्रेन को जो है हथियारों की सप्लाई हो रही थी, कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, ये हम लगातार पढ़ ही रहे। तो क्या है, रूस के यूक्रेन के साथ लड़ाई में व्यस्त होने और ईरान के इजराइल के साथ उलझने से विद्रोही संगठन एकजुट हुए और हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सरकार द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर फिर से हमला शुरू कर दिया गया। जैसे ही वो लोग वहाँ बिजी हुए, जो कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करने की या अलग तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई। रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद एक दशक से ज़्यादा समय तक यहाँ पर सत्ता में रहे। तो 2013 से 2023 तक अगर अभी तक जो है बशर अल असद जो है यहाँ पर पद पर रहे हैं, वो बस इस वजह से क्योंकि ईरान और जो है रूस जो है सपोर्ट कर रहे थे। बीच में क्या हुआ, ईरान उलझ गया इजराइल से और जो है यूक्रेन से उलझ गया रूस। जब वो आपस में उलझ गए तो इस देश में क्या हो रहा है किसी को ध्यान में नहीं रहा या देख नहीं पाए। इसके चक्कर के चलते हुए जो भी यहाँ पर ऐसे संगठन थे जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, अलग अलग भागों में जो आक्रमण करना या फिर जो है वहाँ पे एक तरीके से हमले करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, विद्रोहियों ने पिछले सप्ताह सीरिया के उत्तर पश्चिम के ज्यादातर हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने पहले अलेप्पो, फिर हामा और होम्स पर कब्जा किया। ये नाम याद रखिएगा, कल को एग्जाम में पूछे जाएंगे। हापा, हाला, होम्स जो है कहाँ पर है, अलेप्पो, हामा और होम्स सीरिया के हैं, सारी जगह सीरिया में ही अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क, याद रखिए राजधानी क्या है, दमिश्क में घुसकर जहां पर सरकारी सेनाएं बिना लड़े पीछे हट गई। जब वहां पर जो है विद्रोही घुसे तो सरकारी सेनाओं ने लड़ना उचित नहीं समझा और वहां पर पीछे हट गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो सीरिया के जो कर्ता धर्ता थे उनको जो है देश छोड़कर भागना पड़ा।
अब बात करें गोलन हाइट्स की। गोलन हाइट्स एक पठारी जगह है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे सीरिया है, लेबनान यहाँ पे है, तो कुछ यहाँ पर एक एरिया है जो कि काफ़ी उठा हुआ पठारी भाग है, यहाँ पर इसको जो है गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोलन हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में एक चट्टानी पठार है जो दमिश्क से लगभग 60 किलोमीटर है। दमिश्क जो राजधानी है यहाँ पर, इससे गोलन हाइट्स 60 किलोमीटर दूर है। और अभी जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें बोला जा रहा है कि जो इजराइल है दमिश्क से मात्र 25 किलोमीटर दूर है, मतलब गोलन हाइट्स से लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गया है, ठीक है। दक्षिण में है ये, दक्षिण में यारमौक नदी और पश्चिम में गलीली सागर से घिरा हुआ है। गैलीली सागर, कैसे नाम अजीब अजीब से हैं पूरा। हाँ, लोकेशन अगर देखेंगे आप तो इजराइल है, लेबनान है, यहाँ पे सीरिया है, तो ये गोलन हाइट्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नदी है, फिर यहाँ पे पश्चिम में क्या है, गैलीली सागर भी है। यहाँ पे पश्चिम में आपको सागर भी देखने को मिल जाएगा, गैलीली सागर। ये सारी लोकेशन याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा, समझ में नहीं आएंगी। इस पर इजराइल ने 1981 में कब्जा किया था। देखो, क्षेत्र पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो एक तरीके से मान्यता नहीं दिया। 1981 में क्या हुआ कि दोनों का एक तरीके से विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिस पर क्या हुआ कि 1981 में जो इजराइल ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो जो भी गोलन हाइट्स में लगभग 20,000 लोग रहते थे सीरिया के, वो अभी भी रहते हैं। 30 बस्तियां जो इजराइल ने बनाई, तो सारे लोग वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग रहते हैं। हुआ ये कि जो सीरिया में वहाँ पे लोग रहे, तो वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, अपनी जगह छोड़कर गए नहीं। धीट एकदम निडर टाइप के लोग हैं, वहाँ से गए नहीं, तो वो सीरिया और इजराइल के लोग आपस में वहाँ पर जो है एक जगह पर रहते हैं, ठीक है। गोलान क्षेत्र में 30 से अधिक बस्तियां हैं जो कि इजराइल की हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बिन्यामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उसके सैनिक ने गोलन हाइट्स या गोलान हाइट्स पर बफर जोन को अपने नियंत्रण में ले लिया। बफर जोन मतलब होता है वहाँ पर कोई भी सैन्य कार्यवाही या हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन बोला जा रहा है कि बफर जोन में तो घुस गए हैं ये लोग, उसके आगे भी निकल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो असद सरकार के पतन का भारत पर क्या असर पड़ेगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना घट रही है ना, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। वैश्वीकरण का जमाना है, सारे देश एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, तो हमें यहाँ पर देखना कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। असद सरकार के पतन से सीरिया में अनिश्चितता का दौर शुरू हो सकता है, हमें दिख रहा है। ये मध्य पूर्व में भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए चिंता का विषय है। अगर हमारे वहाँ पर जो भी आर्थिक राजनीतिक हित है, राजनीतिक आर्थिक मतलब है कि हम कोई सामान वहाँ ले जा रहे हैं या वहाँ से खरीदते हैं, तो वो सब जो है बाधित हो जाएंगे। यह प्रमुख खतरा हयात तहरीर अल शाम को लेकर है। ये कट्टरपंथी इस्लामी समूह है और इसके संबंध में आतंकवादी संगठन अल कायदा से रहे हैं। अब हमारी जो भारत की जनसंख्या आपको पता है लगभग 30 से 40% लगभग मुस्लिम आबादी है। कल को वहाँ पर जो है मुस्लिम कट्टर मुस्लिम समुदाय है, और आपको पता है जब भी कहीं आतंकवादी संगठन कोई बहुत मजबूत होता है तो हमारा जो है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जो वहाँ पर हमले या फिर आतंकी हमले बढ़ जाते हैं, तो हमारे देश में भी एक तरीके से अव्यवस्था या अशांति फैल सकती है। अगर सीरिया में अनिश्चितता रही तो ISIS को जो है फिर से ताकत जुटाने में सफलता मिलेगी। वो हमारे अलग अलग इलाकों में जो अशांति फैलाएंगे। सीरिया के तेल क्षेत्र भारत के 2 महत्वपूर्ण निवेश हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच 2004 में जो समझौता हुआ था वो भी बाधित होगा। सीरिया में काम कर रही एक कनाडाई कंपनी ने 37% हिस्सेदारी के लिए ONGC और चीन की CNPC के संयुक्त निवेश किया है। तो वहाँ पर जो है देखो कनाडा ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा। इससे पता चला कि हमें नुकसान तो होगा ही, आर्थिक राजनीतिक कनाडा को भी होगा और चीन को भी होगा, और जो लोग भी इस जो समझौते में शामिल हैं उन सबको नुकसान होगा, क्योंकि कल को वहाँ सत्ता कौन संभालेगा और वो रिश्तों को कैसा रखना चाहता है किसी को भी नहीं पता है। और वहाँ पे जो स्थिति जो है वो कब स्टेबल होगी, कब ठीक होगी, किसी को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। भारत ने तिसरीन थर्मल पावर प्लांट परियोजना, ये कहाँ किसके साथ है, वहीं पर है, के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है और IT तथा उर्वरक क्षेत्र में निवेश भी किया है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट, इतना सारा कर्ज हमने जो ले रखा है, अगर वहाँ पे स्थिति ऐसी रही या खराब हो गई तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे और हमारी बहुत सारी परियोजनाएं ठप हो जाएंगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये जितने भी आसपास के देश जो आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे देश जो हैं तेल आयात निर्यात
पर उनकी इकोनॉमी चलती है। और इन क्षेत्रों में जब भी कुछ घटना होती है, जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे देश में जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, और हमारी देश की जनता जो है, जब कोई भी चीज़ महंगी होती है तो वो भी सड़कों पर उतर आती है कि सरकार जो है महंगा कर रही है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम दूसरे देश से खरीद के ला रहे थे, वहाँ पर स्थिति खराब हो गई है। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। भारत खाड़ी, स्वेज नहर, भूमध्य सागरीय, लेवेंट, यूरोप कॉरिडोर के निर्माण में सीरिया भी शामिल है। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि स्वेज नहर का विकल्प होने वाला है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ेगा। उस प्रोजेक्ट में जो है सीरिया भी शामिल है, भारत भी शामिल है और अन्य देश भी शामिल हैं। उन सबको यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तुर्की ने विद्रोहियों का समर्थन किया है और सीरिया में सत्ता परिवर्तन के साथ ही क्षेत्र में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का असर बढ़ेगा। तुर्की के साथ जो भी चीज़ें हमारी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो है सीरिया में जो है तुर्की का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। तो हमें जो है यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि रिश्तों को कैसे मेंटेन करना है। हाल ही में पहली बार जो है एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख नहीं किया, जो भारत के प्रति उसके या उनके रुख में बदलाव का संकेत है। अगर कश्मीर मुद्दे को जो वहाँ पर लेकर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो भारत जो कश्मीर का पोर्शन है वो भारत का नहीं मानते हैं। ठीक है, सारी जो है मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वो आपको दिखाई देंगी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए कई मुद्दों पर। ठीक है, और भारत में जो मुस्लिम रहते हैं वो कट्टर किसी हाल में नहीं है। ठीक है, बहुत लिबरल है, बहुत अच्छे समझदार आपको मुस्लिम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जो बाकी देशों में आपको जब मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे जो कट्टरता दिखाई देगी, वैसी हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हयात तहरीर अल शाम कौन है, उनका देखते हैं। तो हयात तहरीर अल शाम सीरिया में एक सक्रिय आतंकी संगठन है। अलग अलग नाम रहते हैं, आतंकी संगठन है जो कि सीरिया में काम करता है। इससे पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। इसका गठन जो है 2011 में हुआ है, तो नाम याद रखना है इसका। और कहाँ पर है आतंकी संगठन, कहाँ का है, सीरिया का है। 2011 में इसका जो है गठन किया गया था। इसका काम क्या था, जो भी सरकार वहाँ पे काम करे उसको उखाड़ फेंकना। 2013 में जो है इसने अलग अलग जगहों पर जो है तरीके से घोषणाएं की ताकि सरकार को वहाँ पे हटाया जा सके, सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया जा सके। ठीक है, 2017 में अपना नाम बदल लिया इन्होंने। 2019 में हयात अल शाम ने जो है सीरिया के इदलिब प्रांत के एक बड़े हिस्से पर जो अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ पर वे अपनी समानांतर सरकार चला रहा है। कब से? 2019 से ऑलरेडी वहाँ पर जो है समानांतर सरकार एक आतंकी संगठन चला रहा था। जब यहाँ पर जो है रसिया और जो है एक तरीके से ईरान जब बिजी हो गए तो उनको मौका मिला और वहाँ पर जो है हमला कर दिया गया और घटनाएं जो है बढ़ गई, जिसकी वजह से अब बिल्कुल अस्थिर हो गया है सीरिया। वो हमने देख लिया। लोकेशन आपको बता दी है, नीचे इजराइल है, यहाँ पर जो है सीरिया है, और अगर पश्चिम में जाकर देखेंगे तो आपको है लेबनान मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो आर्टिकल समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए क्लास में एंड में है, ये है सीरिया में गृह युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 2011 में, 2015 में, 2020 में या फिर 2016 में? इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये रहा हमारा आज का सारा आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि इजराइल जो है सीरिया पर लगातार जो है हमले क्यों कर रहा है। उसने अपने तरीके से बताए हैं कि मुझे लगता है, या फिर इजराइल के जो नेता उन्होंने बोला है कि जो सीरिया के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हो सकते हैं। 2010 में हमने देखा भी था, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी जैसे लेबनान में सिचुएशन हुई थी ऐसी कोई घटना यहाँ पर हो जाए। इसके लिए जितने भी अड्डे ऐसे हैं जहाँ पर परमाणु हथियार हो सकते हैं उन जगहों पर जो है हम हमला कर रहे हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर यह बोला जा रहा है कि 310 हमले अभी तक हो गए हैं और ऐसी जगहों पर किए गए हैं जहां पर परमाणु हथियार होने की संभावनाएं नगण्य हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। सारी चीजें हमने अच्छे से कवर की हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।